पिछले वीडियोस में हम छंद के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि छंद जो अलग अलग छंदों में अलग अलग प्रकार के गण होते हैं और यति व्यवस्था होती है और इस प्रकार से हर एक छंद का अलग अलग लक्षण होता है। तो गण देख लेते हैं। हमने देखा कि 8 गण थे। मगण, यगण, रगण, सगण, तगण, जगण, भगण और नगण। उसके बाद इन गणों को कैसे पहचानेंगे, कैसे इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है सूत्र के रूप में। गणों के स्वरूप को जानने के लिए निम्न सूत्र महत्वपूर्ण है। यमाता, राजभान, सलगाम, ये एक सूत्र बनाया गया है और ये बहुत ही गण को पहचानने की और गण का लक्षण, गण किस प्रकार का है ऐसा जानने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। जैसे यमाता, राजभान, सलगाम ऐसा है तो य से यगण, तो यहाँ से लेकर के प्रत्येक गण में सबको पता है कि प्रत्येक गण में 3 अक्षर होते हैं। तो इसको यहाँ से लेकर के और जो आधा होता है, जो क्या कहते हैं, आधा होता है वह नहीं गिना जाता है। पूर्ण जो स्वर या व्यंजन होता है उसे ही गिना जाता है यहाँ पर। तो यमाता, राजभान, सलगा। तो यहाँ पर क्या है, यमाता, यगण जो है यमाता तक लेंगे हम यगण को। उसके बाद मगण को माता रा तक लेंगे। तो यगण में क्या है, पहला ह्रस्व है, दूसरा दीर्घ है और तीसरा भी दीर्घ है, यमाता। उसके बाद मातारा, तो मगण जो है उसमें तीनों दीर्घ हो गई। उसके बाद ताराज, जो तगण है, यहाँ से तगण को लेंगे। तगण जो है उसमें पहला दूसरा दीर्घ और अंतिम ह्रस्व। उसके बाद राजभा, जो रगण है वह पहला दीर्घ, दूसरा ह्रस्व और अंतिम फिर से दीर्घ, इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद रगण हमने देख लिया। फिर अब आती है जगण की बारी। जभान, जगण हो जाएगा। तो जगण क्या है, जो जगण है उसका पहला ह्रस्व, बीच का दीर्घ और अंतिम ह्रस्व, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद भगण की बारी आती है। भगण, भानश, पहला दीर्घ, दूसरा लघु, तीसरा लघु। उसके बाद फिर नगण की। तो नगण में क्या है, न, स, ल, अगले तीन लेंगे। तो नगण जो है तीनों ह्रस्व हो जाएंगे नगण में। उसके बाद सगण, स, ल, ग। सगण जो है वह कैसा होगा, उसका पहला लघु, दूसरा लघु और तीसरा अंतिम जो है दीर्घ है। तो इस प्रकार से ये गण, इस ट्रिक से हम इसे याद करके कहीं पर भी कौन सा गण है और गण के आधार पर कौन सा छंद है ऐसा पहचान सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये। अब छंद के कितने भेद हैं, तो छंद के वृत्त छंद जो होता है हमने देखा था कल, जिसमें मात्राओं की गणना होती है उसे हम जाति कहते हैं और जिसमें वर्णों की गणना होती है उसे हम वृत्त कहते हैं। तो वृत्त के भेद क्या क्या हैं, वृत्त के 3 भेद होते हैं। छंद जो हैं, जो अनुष्टुप इत्यादि वृत्त छंद हैं, इनके 3 भेद होते हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त। अब इसका अभिप्राय ये है, समवृत्त छंद वह होता है जैसे इनमें वर्णों की संख्या के आधार पर, यदि कोई छंद ऐसा होता है जिसके सभी चरणों में बराबर वर्ण होते हैं तो उसको समवृत्त कह देंगे। उसके बाद जिस छंद के कुछ 1-2 वर्णों में, 1-2 चरणों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और बाकियों में नहीं होते, उसे अर्ध समवृत्त कहेंगे। जैसे पहले और दूसरे चरण में बराबर वर्ण हैं और तीसरे चौथे में संख्या अलग है, उसे अर्ध सम कहेंगे। और विषम वृत्त होता है जिसके प्रत्येक चरण में अलग अलग वर्णों की संख्या होती है, उसे विषम वृत्त छंद कहते हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण भी दिए। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा समृद्ध छंद हैं। और अर्ध समृद्ध छंद कौन कौन से हैं? पुष्पिताग्रा छंद जो है अर्ध समृद्ध छंद है। उसके बाद विषमृत छंद जो है कलिका छंद, उसमें क्या है, चारों चरणों में भिन्न भिन्न वर्णों की संख्या होती है। उसके बाद लघु और दीर्घ, किसे लघु मानेंगे किसे दीर्घ मानेंगे, ये बात आती है, तो समझ लेते हैं। एक मात्रो भवेद ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घोच्यते, त्रिमात्रस्तु पुलितो गेयः, व्यंजनांच अर्धमात्रकम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो लघु होता है एक मात्रा होती है उसकी, जब मात्रिक छंद हम गिनते हैं तो लघु ह्रस्व वर्ण की एक मात्रा मानेंगे और दीर्घ व संयुक्त वर्णों की 2 मात्राएं मानेंगे। उसके बाद प्लुत की 3 मात्राएं होती हैं, व्यंजन की अर्धमात्रा होती है। तो यहाँ पर जो है पदांत में विद्यमान स्वर को विकल्प से गुरु मान लिया जाता है। जैसे पद पूरा नहीं हो रहा है किसी छंद में, बाई चांस 17 वर्ण है, तो अंतिम क्या आ गया, पदांत में ह्रस्व आ गया, तो उसे हम दीर्घ मान लेंगे, गुरु मान लेंगे। तो पाद का अर्थ आप सभी लोगों को पता ही होगा, पाद किसे कहते हैं, चरण को पाद कहते हैं। चरण के अंत में स्थित लघु स्वर भी गुरु हो जाता है विकल्प से, आवश्यकता के अनुसार। यदि पद पूर्ति के लिए आवश्यकता है तो फिर उसे गुरु मान लिया जाता है। उसके बाद मात्रा, लघु स्वर की एक मात्रा, गुरु की 2 मात्राएं, ये हम देख चुके थे। उसके बाद यति व्यवस्था क्या होती है, तो यति किसे कहते हैं, किसी पद्य या श्लोक का उच्चारण करते समय जहाँ पर जिह्वा को विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। जहाँ पर श्लोक का वाचन करते समय हम रुकते हैं उसे यति कहते हैं। जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर यति न होने पर यति भंग दोष हो जाता है, यति को विराम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा। उसके बाद यूजीसी नेट के सिलेबस में और अन्य परीक्षाओं में भी इसी प्रकार के यही छंद लगे हैं, अन्य छंद नहीं लगे हैं। तो आर्या छंद एक जाति छंद हो गया, ये मात्रिक छंद। उसके बाद अनुष्टुप, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत, विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, हरिणी और शार्दूल, विक्रीडित और श्रगधरा छंद। तो इतने प्रकार के छंद जो हैं ये हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, और पाठ्यक्रम में जो ग्रंथ लगे हैं उनमें भी इन्हीं छंदों का प्रयोग हुआ है। तो उदाहरण भी वहाँ से भी हम अच्छे अच्छे उदाहरण ढूंढ सकते हैं। तो उसके बाद आगे चलेंगे। अब सबसे पहले आर्या देख लेते हैं। यह क्या है, एक मात्रिक छंद है, इसे जाति भी कहते हैं। आर्या छंद मात्रिक छंदों में सर्वाधिक प्रयुक्त है। इसके कई उपभेद भी होते हैं। जिस छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय चरण में 18 और चतुर्थ में 15 मात्राएं हो, उसे आर्या छंद कहते हैं। इसकी मात्राएं गिनी जाती हैं। यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18, द्वितीये चतुर्थके 15 आर्या। यस्यापादे प्रथमे, जिसके प्रथम पाद में 12 मात्रा, तथा तृतीय अपि, उसी प्रकार से तीसरे में भी, तीसरे चरण में भी क्या होंगी, 12 मात्राएं होंगी पहले और तीसरे चरण में। उसके बाद 18 द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होंगी। उसके बाद चतुर्थ के 15 चौथे चरण में 15 मात्राएं होंगी। तो ऐसा जो छंद है उसे आर्या कहते हैं। उसके बाद उदाहरण देख लेते हैं आर्या का। तो शान्तमिदम् आश्रम पदम स्फुरति च बाहुः, कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। यह जो है बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक अभिज्ञान शाकुंतल में प्राप्त होता है। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह एक सूक्ति के रूप में भी आता है। तो यहाँ पर क्या है, यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रा, तथा इसकी मात्राएं काउंट कर लेते हैं। यह दीर्घ है तो इसकी 2 मात्राएं हो गई। फिर जो हलंत वर्ण है उसे हम नहीं मानेंगे। उसके बाद
अगला त है वह क्या है, ह्रस्व है तो उसकी एक मात्रा हो जाएगी। ये म में ह्रस्व मात्रा है तो ये भी, इसकी भी एक मात्रा, द की भी एक मात्रा। उसके बाद माँ की दो मात्राएं। उसके बाद स्र की एक मात्रा, म की एक मात्रा, प की एक मात्रा, और अनुस्वारांत जो है, अनुस्वार जो है जिसमें अनुस्वार लगा हो, जिसमें विसर्ग लगा हो, उसकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। तो इस प्रकार से 2 4 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से प्रथमे पादे द्वादश मात्रा। उसी प्रकार से इसके द्वितीय पाद में 18 मात्राएं हैं। यदि हम गिनना भी चाहें तो 18 मात्राएं हो जाएंगी। उसके बाद तृतीय पाद में, तृतीय अपि कहा गया है, तो तृतीय पाद में भी द्वादश मात्राएं ही होंगी। और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से यह छंद है। यदि आर्या छंद का उदाहरण देखने के लिए कहा जाएगा तो ये इतना बेस्ट उदाहरण हमें अभिज्ञान शाकुंतल में प्राप्त होता है। शांतमिदम् आश्रम पदम स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। तो इस प्रकार से ये। उसके बाद अगला अनुष्टुप छंद है, छोटा सा छंद और बहुत ही सरल, बहुत अच्छा लगता है। इसे श्लोक छंद भी कहते हैं। अनुष्टुप छंद अत्यधिक प्रयुक्त भी होता है। यह वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार की रचनाओं में प्रयुक्त होता है। वेदों में भी यह प्रयुक्त हुआ है। रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि में अधिकांश श्लोक अनुष्टुप छंद में ही हैं। इसमें कुल 32 वर्ण होते हैं। कल हमने देखा था गाऊ, अभ्री, पंत, ऋज वैदिक छंदों की जो ट्रिक हमने देखी थी, तो उसमें तीसरे नंबर का छंद था। तो प्रत्येक चरण में 8 वर्ण तथा टोटल इसमें 32 वर्ण होते हैं। और ऐसा ये छंद अनुष्टुप छंद होता है। तो कुछ नियम इसके हैं। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। अब यहाँ पर क्या है, श्लोके यानी कि अनुष्टुप छंदे षष्ठम गुरु ज्ञेयम, छठा जो पद है वह कैसा होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम, और पांचवा वर्ण चारों चरणों में कैसा होना चाहिए, लघु होना चाहिए। द्विचतुष्पादयोः, दूसरे और चौथे चरण में ह्रस्वम, कौन, सप्तमम, सातवां वर्ण जो है ह्रस्व होना चाहिए। दीर्घम अन्ययो, अन्यत्र दीर्घ, पहले और तीसरे चरण में कैसा हो जाएगा, वह दीर्घ होगा। और दूसरे और चौथे पाद में सातवां वर्ण कैसा होता है, ह्रस्व होता है। और छठा जो है सर्वत्र गुरु होता है। और लघु यानी कि पंचम वर्ण सर्वत्र लघु होता है। जैसे यहाँ पर है, उदाहरण देख लेते हैं हम। इनमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होंगे। इस प्रकार से 32 वर्ण हो जाएंगे। तो पहले वर्ण गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पहला चरण यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसी प्रकार से अगला है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि चरण पूरा हो गया तो अंतिम को भी नहीं गिनेंगे, वैसे भी हलंत है। और इधर ये आधे हैं, उनको भी नहीं गिना जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। उसी प्रकार नीचे भी होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर ये चरण पूरा हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से यह 32 वर्ण हो जाएंगे। अब लघु और गुरु जो हम देख रहे थे उसको देख लेते हैं। यहाँ पर श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, ऐसा हमने पढ़ा था। तो श्लोक छंद में छठा गुरु होता है। तो छठा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये छठा वर्ण है। तो ये विसर्ग वाला है, तो यह गुरु हो जाएगा। वैसे भी इसके आगे जो वर्ण, एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसके आगे संयुक्त अक्षर होता है, वह भी क्या होता है, गुरु होता है। उसके बाद लघु पंचमम, सर्वत्र लघु पंचमम। अब चारों चरणों में हम देखेंगे, जो पांचवा है वह लघु है। 1 2 3 4 5, ये पांचवा जो है यह लघु है।
उसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 5 जो है ये यू लघु है। तो इस प्रकार से अगला उसका 1 2 3 4 5वां प है तो वह लघु है। उसके बाद हम आगे मात्रा हा दीर्घ है तो यह गुरु हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे और चौथे पाद में 7वां सर्वत्र ह्रस्वम 1 2 3 4 5 6 7 ये 7वां य जो है लघु है दूसरे पाद में। उसी प्रकार से चौथे पाद में भी यह लघु होना चाहिए। तो चौथा पाद यह है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 7वां म है, यह क्या है लघु है। तो इस प्रकार से यह श्लोक छंद होता है, जिसे अनुष्टुप भी कहते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। श्लोक छंद में षष्ठम गुरु गेयम छठा जो है गुरु माना जाता है, सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्वम 7वां जो है ह्रस्व होता है और अन्यत्र दीर्घ होता है। और छठा वर्ण सर्वत्र गुरु होगा और 5वां सर्वत्र लघु होगा। तो इस प्रकार से हमने अनुष्टुप छंद देखा। उसके बाद अगला इंद्र वज्रा छंद है। यह इसका लक्षण है स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौग, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौग। इसमें क्या है, इंद्र वज्रा वह होता है जहाँ पर तौ जगौ गह तगण, तौ से द्विवचन है तो 2 तगण होंगे। फिर उसके बाद जगण होगा। उसके बाद गौ से 2 गुरु, गौ से गुरु तो 2 क्या होंगे गुरु होंगे। तो इस प्रकार से इसमें एक गण में 3 वर्ण होते हैं, 2 तगण 1 जगण, 3 गण हमारे पास हो गए इंद्र वज्रा छंद में। तो 3 3 9 वर्ण ये हो गए। उसके बाद गौ 2 क्या हैं गुरु हैं, तो 9 2 11 वर्ण इंद्र वज्रा छंद में 11 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। उसके बाद उदाहरण में घटा के देख लेते हैं। अब ये अर्थो ही कन्या पर किए ये वो वाला श्लोक जो है वह इस इंद्र वज्रा छंद में है। अर्थो ही कन्या पर किय एव तामाद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः चातो ममायं विसदा प्रकामं प्रत्यर्पितन्या शिवान्तरात्मा। बहुत ही बढ़िया श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का। इसमें देख लेते हैं इंद्र वज्रा छंद गण व्यवस्था, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा वह मात्रिक छंद था, उसमें मात्राओं की गणना होती थी। अब इसमें हम वर्ण गिनेंगे और 11 वर्ण होते हैं और उसके बाद गण 2 तगण होने चाहिए, 1 जगण और अंत में 2 गुरु। तो यहाँ पर क्या है, किसे लघु कहेंगे किसे गुरु कहेंगे ये हम देख चुके थे। तो यहाँ पर तगण का जो हमने देखा था ता राज यमाता राजभान सलगा, इस सूत्र से हमने ता रा ज ऐसा देखा था। तो तगण कैसे होंगे, पहले 2 गुरु होंगे अंतिम ह्रस्व होगा, तो 2 तगण है तो इसी प्रकार के 2 गण होंगे। उसके बाद जो जगण है ज भा न, हमने उसका लक्षण देखा था ज भा न। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला और अंतिम ह्रस्व होगा, बीच का दीर्घ होगा, तो ऐसा ये जगण होगा। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अर्थो, ये इधर संयुक्त हो गया अर्थो, तो इसको क्या मान लेंगे हम, पहले अ को दीर्घ, तो ये तारा जब इस आधार पर पहला दीर्घ और दूसरे में ओ की मात्रा है तो वो दीर्घ होगा ही, क्योंकि ओ है ही दीर्घ। उसके बाद ही, ये क्या हो गया अंतिम लघु। तो इस प्रकार से एक तगण हमारा यहाँ पर संपन्न होता है। उसके बाद कन्या, अब यहाँ पर क्या है, ये संयुक्त वर्ण है न और या, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये
इसको दीर्घ मान लिया जाएगा क को, तो एक दीर्घ ये हो गया। उसके बाद या जो आ की मात्रा लगी है इसलिए ये दीर्घ है ही। उसके बाद प क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। तो दूसरा तगण हमारा यहाँ पर मिल गया। उसके बाद अगला हमें जगण देखना है। हमने जगण का देखा था, पहला क्या होता है, ह्रस्व होता है, तो र क्या है, ह्रस्व है। उसके बाद की दीर्घ है, उसके बाद य ह्रस्व है। तो ये क्या हो गया, जगण हमें यहाँ पर मिल गया। अब दो गुरु चाहिए हमें। ए जो है गुरु माना ही जाता है, दीर्घ माना जाता है, और व जो है अंतिम है, इसलिए पदांत को हम गुरु मान लेंगे इसकी पूर्ति करने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये गण जो है हमने देखा, यह संपन्न होता है। उसके बाद ये जो इसका लक्षण है यहाँ पर फिट बैठ रहा है, तो अंतिम अन्य पंक्तियों में भी इसी प्रकार से होगा। तो अभी जो है हम दो छंद हमने आज पढ़े, समाप्त करते हैं। अगली वीडियोज़ में अगली छंदों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।